हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कुछ दिन पहले मैंने क्लास 11th का मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम 2023 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाला था और आप में से बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊं। तो आज के लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूं। बट सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर से थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, ज़रा उसको प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि 12th क्लास का बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है और वो लेक्चर्स आपके लिए 12th में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ये सैम्पल पेपर था बेटा। टाइम 3 आवर्स का आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो 12th की होंगी आपकी। 10th में और 12th 11th में मार्किंग स्कीम में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। सेक्शन बी में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे हमारे 6 मार्क्स के। तो इनका हम फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा ये आपकी स्क्रीन पर है सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेक्शन ए में हमारे बेटा 1 मार्क के 16 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 16 पार्ट्स हैं। वैसे तो अगर हम ये कहें तो आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और उसके ये 16 सब पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। मतलब इस सेट में सारे प्राइम नंबर्स हैं। सेट ए इज डैश सेट। ये कैसा सेट है भाई? प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? फाइनाइट, इनफाइनाइट या नल? तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि जो है हमारे प्राइम नंबर्स ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ए एक सेट है 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर्स का। ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, जिसमें आर रिलेशन में आपके क्या आ रहे हैं? थोड़ा सा और ऐसे करते हैं। अब देखो आपको दिखाई देगा, आर रिलेशन में एक्स और वाई का पेयर आ रहा है। वाई 3x के इक्वल है और एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं। ए को बिलोंग करने का मतलब दोनों एलिमेंट्स 1 से 14 के बीच होने चाहिए। द रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। तो अब सिंपल सी बात है, जब आप x के प्लेस पर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। x के प्लेस पर 2 रखोगे y 6 आएगा। 3 रखोगे y 9 आएगा। 4 रखोगे y 12 आएगा। 5 रखोगे तो y 15। लेकिन इसने कहा है कि x और y दोनों a को बिलोंग करने चाहिए। x को 5 रखने पर y 15 आ रहा है, जो कि a को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो केवल ये 4 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, जिसमें y की वैल्यू आ रही है 3 6 9 12। तो जो रेंज आएगी हमारी वो ये आ जाएगी 3 6 9 और 12। ये फर्स्ट का आंसर था, ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ़ टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4, x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन x क्या होगा? भाई आपने कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट x 3/4 है। बिल्कुल 10th क्लास से हम देखते आ रहे हैं। ना के लेना, कुछ मत लेना। टेंजेंट हमारा ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसने 5 आ जाना है। आप करके भी देख सकते हो। 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर का अंडर 9 जमा 16 25, 5 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल x है, हमने साइन x निकालना है। तो बेटा जी हम सबको पता होता है कि जो साइन x है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो आपका आंसर 3/5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री इज। सिंपल अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने लगानी है। टेंजेंट 15 डिग्री का मतलब है टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री। और हमारे पास आइडेंटिटी है टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। और एक और बात बता दूं मैं, एक और आइडेंटिटी होती है टेंजेंट π/4 माइनस a की, जो कि डायरेक्ट होती है 1 माइनस टेंजेंट a
बाय 1 प्लस टेंजेंट है, तो इसको मैं डायरेक्ट लूँगी 1 माइनस टेंजेंट 30, 1 प्लस टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो ये 1 माइनस 1/√3, ऊपर √3 एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/√3, नीचे एलसीएम लोगे √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये हमारे फोर्थ का आंसर आएगा, जो कि अभी ये कह रहा है नन ऑफ दीज। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको पहले एक बार रैशनलाइज करके देखते हैं, ठीक है, कहीं पता लगे कि आंसर इन्हीं में से कोई आ रहा था। इसको कर दो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन 9th क्लास में आ जाता है। a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, 3 और 1 4 माइनस 2 √3 का स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 1 4 माइनस 2 √3/2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3/2, और हमारा आंसर 2 माइनस √3 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह जल्दी में हमें गलती नहीं कर देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, बिल्कुल आसान सा है। ये है भाई x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। रियल पार्ट है x माइनस 2 जो कि 3 के इक्वल है, 2 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ y प्लस 1 है, इधर आपका 4 है, 1 को राइट में ले जाओ, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। देखो ज़रा यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, यहाँ की बजाय 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल लो। 6, 3 को 2 से किया 6, 3 को x से किया 3x, 2 को 1 से किया 2 माइनस 2x, x एक तरफ ले आओ, माइनस 3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 6 उधर जाएगा माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो माइनस a लेस देन माइनस b होता है। उल्टा ले लो, माइनस a माइनस b से ग्रेटर है तो a लेस देन b होता है। मतलब इनइक्वालिटी में अगर बोथ साइड्स हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जब माइनस का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4। भाई बहुत सिंपल सी बात है, माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7, इज इट ओके? लेकिन 5 इज लेस देन 7 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ, तो एग्जैक्टली ग्रेटर आएगा। तो 5 इज लेस देन 7, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 को आप इंटरवल में कैसे लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू 4 का आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो देख लो भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फैक्टोरियल का द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो लार्जेस्ट जो बड़ा फैक्टोरियल होता है ना उसको छोटे तक ओपन करो। तो 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड में से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहाँ तो 1 बच गया, ये पूरा कॉमन चला गया तो 1/7 बच गया, और इधर ऑलरेडी 8 7 जा हो गया 56 इंटू 6। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 1, 8/7 इज इक्वल टू x/56। 56 को इधर ले जाओ इंटू 7/8, 8 7 जा 7 7 जा 49, x की वैल्यू 49 आ जाएगा आपका आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वर्बल क्वेश्चन है, NC5 NC7 के इक्वल है तो n की वैल्यू 5 + 7 12 आ जाएगी। ये हमारा रिजल्ट होता है। NCP
अगर एन सी क्यू के इक्वल है तो या तो पी क्यू के इक्वल होता है और या फिर पी और क्यू का सम एन के इक्वल होता है। तो हमें दिया गया एन सी 5 एन सी 7 के इक्वल है, तो यहाँ इक्वल तो है नहीं, 5 और 7 तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब 5 + 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एन के, और एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विद द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 729 इज। अगर आपको रिजल्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन वर्बल है, आपको याद होना चाहिए 2 नंबर ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ए बी की प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, कि अगर अर्थमेटिक मीन पूछे बिटवीन ए एंड बी, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर अर्थमेटिक मीन पूछे तो वो होता है a + b/2। तो a 1/9 है, दूसरा नंबर 729 है, तो 1/9 और 729 का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट का अंडर रूट, ये कट के 81 आएगा और 81 का अंडर रूट 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स देन इट्स स्लोप, बिल्कुल सिंपल, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप होता है y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ पॉइंट है 1 2 3 5, a है 1 2, b है 3 5, ये x1 ये y1 x2 y2। तो भाई y2 - y1 5 - 2, x2 - x1 3 - 1, स्लोप आ जाएगा 3/2। बहुत ही आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला x² - 8y। सबसे पहले तो ना आपको पैराबोला क्लियर होना चाहिए। x² वाला जो पैराबोला होता है वो y के सिमेट्रिक होता है, ठीक है भाई, y के दोनों तरफ घूमेगा, लेकिन नेगेटिव है तो डाउनवर्डेड है। ये पैराबोला है x² = -8y, मतलब फोकस यहाँ आएगा तो नेगेटिव y एक्सिस पर है। अब इसका जो कंपैरिजन है, अगर आप x² = -4ay से करते हो तो जो y का कोफिशिएंट है 4a वो 8 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a होंगे, तो 0, -2 आपका फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये समझना ज़रूरी है। नंबर 12 पे आ जाओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये तो करवाने लायक क्वेश्चन भी नहीं है, इतना इजी है ये, अपना बस 3D में है, 10th में हम इसको 2D में करते थे। पहला पॉइंट है A 2 3 4, दूसरा पॉइंट, मतलब 1 मार्क का है तो आपको सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है, मैं तो जस्ट वैसे ही बता रही हूँ कि यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है ना, दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, z2 - z1 स्क्वायर का अंडर रूट। ये पॉइंट x1 y1 z1 है, ये पॉइंट आपका x2 y2 z2 है। तो -1 - 2 -3 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 3 - 4 -1 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव ही आना है। तो 9 + 1 + 1, 9 और 1 10 और 1 11, अंडर रूट 11 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखाएंगे। ये बिल्कुल 1 होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x = 1 वेयर x इज इन रेडियंस। चाहे ये रेडियंस में हो चाहे डिग्री में हो, ये लिमिट आपकी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। राइट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो 13 का आंसर आपका मैंने बता ही दिया कितना है, 1 है। 14 में मैं बता दूं कि sin x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। 15th पे आ जाओ, इफ़ E एंड F आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/4, F की 1/2 है, E इंटरसेक्शन F 1/8 है, देन फाइंड E और F। E और F का मतलब होता है बेटा E यूनियन F, ठीक है। तो यहाँ हम E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो E यूनियन F का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। E की 1/4, F की 1/2, इंटरसेक्शन की 1/8, 1/4 + 1/2 - 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 4 और 2 6, 1 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गिवन नहीं है। इफ़ 2 फेयर, लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क में, इफ़ 2 फेयर कॉइन्स आर tossed
इफ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड इज। देखो भाई 2 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में 4 ही आउटकम आएंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, ध्यान देना 1 हेड, कम से कम एक आए। कम से कम का मतलब ज़्यादा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा पे नहीं है तो एक हेड आए तो ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएं, यानी कि एच एच, एच टी और टी एच। कितने आउटकम हो गए? 3। कितने में से? 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट था। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन बी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे। टेंजेंट 19 π/3, फाइंड द वैल्यू। हमें टेंजेंट ऑफ 19 π/3 की वैल्यू निकालनी है। 19 पाई को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18 पाई, तो ये बनेगा 6 पाई प्लस π/3। और 6 पाई को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ से जब हम चलते हैं और रोटेट होके यहाँ आते हैं तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी 6 पाई का मतलब 3 राउंड्स के बाद हम वहीं पहुँच गए हैं। तो एक्चुअल एंगल तो केवल यही रह जाता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। तो ये बन गया टेंजेंट π/3। टेंजेंट π/3 का मतलब टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन n, नेचुरल नंबर्स पे है, और r है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू 2x है बेटा। ये अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो हमारा नेचुरल नंबर्स पर तो रिलेशन है, और रिलेशन में हमारे x, y हैं, y 2x है, और दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने बताना है। तो डोमेन तो नेचुरली हमें दे रखा, ऑब्वियसली क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो कोडोमेन है हमारा, वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब रेंज की बात करते हैं। जब आप यहाँ x को 1 रखोगे, करना नहीं है, समझना है, ये y2 है, x को 2 रखोगे y4 है, x को 3 रखोगे तो y6 है, यानी y की वैल्यू तो ऑलवेज इवन नंबर आ रही है। तो रेंज में हमारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑल इवन नंबर्स, ठीक है ना भाई। नेचुरल से, नेचुरल पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, y इज इक्वल टू 2x, तो डोमेन नेचुरल, कोडोमेन नेचुरल, लेकिन रेंज में वही वैल्यूज़ आएंगी जो किसी एलिमेंट की इमेज है। 1 की 2 है, 2 की 4 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है। तो रेंज में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, जो कि इवन नंबर्स हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम ये है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम 7th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसे हम z इनवर्स लिखते हैं, वो 1/z होता है। तो z इनवर्स हमारा हो जाएगा 1/4 - 3 आयोटा, बट इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक रैशनलाइजेशन टाइप का प्रोसेस लेते हैं कि इसको 4 इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड। एक क्वेश्चन में मैं 2-2 3-3 बातें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछ ले तो उसका जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 4 + 3 आयोटा, और ये बनेगा 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो यही रहेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो z का इन्वर्स आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, 16 + 9 25, और 4/25 + 3/25 आयोटा, ये z इन्वर्स आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व 3x + 8 > 2 व्हेन इट इज़ एन इंटीजर
एंड शो इट ऑन नंबर लाइन ऑल्सो। तो देखो 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, तो 8 को उधर ले जाओ, 2 - 8, तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x इज ग्रेटर देन -2। अब क्योंकि x एक इंटीजर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तो हमने यहाँ बना लेनी है नंबर लाइन, उसने बोला नंबर लाइन पे शो करो 1 2 3 4 -1 -2, तो -2 से ग्रेटर जो इंटीजर है वो ये हैं केवल पॉइंट्स, तो इनको तो हम प्लॉट कर देंगे, और x जिस सेट को बिलोंग करेगा -2 से जस्ट ग्रेटर, वो होगा -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे शो हो गया और ये सेट बन गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ बाय मिस्टेक इनकम्प्लीट है, शायद मैंने अपलोडिंग में भी यही डाल दी। फाइंड f इफ़, ये रेशो लेफ्ट में पूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट है np4 रेशियो n-1p4 इज इक्वल टू 5:3 वेयर द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 4। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो np4 डिवाइडेड बाय n-1p4 इज इक्वल टू 5/3। रेशियो को हम डिवीजन में लिख सकते हैं। npr का आपका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और n-1 में से 4 को माइनस करोगे तो n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ध्यान देना है, ये n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, इसको मैं उल्टा ऐसे घुमा रही हूँ, तो n-5 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चला जाएगा और n-1 का डिनोमिनेटर में, और राइट में आ जाएगा 5/3। फैक्टोरियल सॉल्व करते टाइम ऑलवेज बड़े वाले फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, छोटे तक रिड्यूस करते हैं। तो अब ज़रा ध्यान देना, ये n है, इसको मैं लिख सकती हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये बड़ा है, तो n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी इंटू n-1 फैक्टोरियल 5/3, n-5 से n-5 फैक्टोरियल, और इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा n/n-4 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस एक बार लिख लेते हैं सफाई से, n/n-4 इज इक्वल टू 5/3, 3 को इधर ले जाओ, 3n, 5 से इसको कर दो 5n -20, 20 को इधर ले आओ, 3n को राइट में ले जाओगे 2n, 20 को 2n से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 10 आएगी, जो हमने शुरू में बोला था कि 4 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई, x² + y² - 9x - 8y - 25 इज इक्वल टू 0। स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, x² - 9x को एक ब्रैकेट में, y² - 8y को एक ब्रैकेट में, और कांस्टेंट को ले जाऊंगी मैं राइट साइड में। स्क्वेयर कंप्लीट 10th क्लास में आ जाता है। x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट है 9, 9 का हाफ है 2, उसका स्क्वेयर करोगे तो 81/4। तो मैं इस वाली ब्रैकेट में 81/4 ऐड करूँगी, और राइट साइड में भी 81/4 ऐड करूँगी। अब आ जाओ दूसरी ब्रैकेट में, y का कोफिशिएंट है 8, 8 का हाफ करो तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 16। तो यहाँ आपने 16 ऐड करना है, और राइट साइड में भी 16 ऐड करना है। ये रफ वर्क है, इसको ध्यान से देखो, तो ये y -9/x - 9/2 का होल स्क्वायर, देख लो a² + b² - 2ab करोगे तो यही आ जाएगा, और ये टर्म आपकी y -4 का होल स्क्वायर है। यहाँ आपने 4 एलसीएम लेना है, लेकिन उससे पहले ना 25 और 16 को ऐड कर लो, तो ये आ गया 41 + 81/4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 + 81।
ध्यान देंगे x माइनस 9/2 होल स्क्वेयर, y माइनस 4 होल स्क्वेयर, और ये ना 225 बनेगा, 225 नहीं 245, तो ये आ जाएगा 245/4। अब 245/4 होल स्क्वेयर तो है नहीं, फिर भी मैं देखती हूँ, 5 चौके 20, 9, हाँ 49 इंटू 5 आएगा। देखो मेरी बात सुनो, 245 को मैं 49 इंटू 5 लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसका जब अंडर रूट करूँगी तो 7√5 आएगा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 7√5/2 का होल स्क्वेयर। और इसका कंपैरिजन अब हम सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे करते हैं, x माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर से। तो h 9/2, k की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जब इसका कंपैरिजन आप इससे करोगे तो r की वैल्यू 7√5/2 आ जाएगी। तो हमें पता है कि इस तरह की फॉर्म में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h, k होते हैं, यानी कि 9/2, 4, और जो r होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस 7√5/2। ये सारा रफ वर्क था, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया था, सेंटर और रेडियस। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिमिट का है। इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट 1 रखते हो तो 1 माइनस 4 प्लस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3, ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी जो कि अनडिफाइंड होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने न्यूमरेटर के भी फैक्टर करने हैं और डिनोमिनेटर के भी फैक्टराइजेशन आपने 10th में सीख रखा है। यहाँ पूरा करके दिखाना, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ। ऊपर वाले के फैक्टर ये आ जाएंगे और नीचे वाले के फैक्टर आएंगे x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस, हाँ यही आएंगे। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा दिस वन। ये जो मैंने शॉर्ट में किया है ना, ये आप पूरा करके दिखाना, ये बच जाएगा। अब यहाँ ऊपर भी 1 पुट कर दो, 1 माइनस 3, नीचे भी 1 पुट कर दो, 1 प्लस 3 माइनस 2/4, मिनिमम फॉर्म में ले आओ, माइनस 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को देखो, एक रफ स्केच बना लिया करो अगर समझ में ना आए तो। एक पॉइंट है ए जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है एम के, जो कि इन 2 पॉइंट्स पी और क्यू, मान लो ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 3 हैं, ये पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 1 है। देख लो 1, 3 -3, 1, 1, 3 -3, 1। इन दोनों से जो लाइन एम पास कर रही है उसके हमारी लाइन एल पैरेलल है। तो तुम्हें एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि एल एम के पैरेलल है, तो एल लाइन का जो स्लोप है वो एम के स्लोप के इक्वल आएगा। और एम का स्लोप तुम कैसे निकाल सकते हो, उस पर 2 पॉइंट्स पता है, y2 माइनस y1। इसको ना एम मत लो, इसको L1 ले लो, इसको L2, क्योंकि एम का यूज हम स्लोप के लिए करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो L1 का स्लोप और L2 का स्लोप इक्वल हो जाएगा। L1 का स्लोप अगर मैं m मान लूँ तो वो बनेगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, -2 बाय -4, 1/2 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप 1/2 आ गया। सुन रहे हो मेरी बात भाई, ध्यान से देखना। और ये लाइन हमारी जिस पॉइंट ए से पास करती है ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो ये होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 है, y की जगह 1 रख दो, स्लोप की जगह 1/2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 को इधर ले जाओ, 2y माइनस 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2, सारी टर्म्स राइट में ले आओ, 0 बचेगा, -2 से -2 कट गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। तो 36 आउटकम हो जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। ध्यान से देखेंगे, देखो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 36,
और हमारा जो जोड़ है वो 10 या 10 से ज़्यादा है, अगर पहली डाई पे 5 आ रहा हो तो बस मैं अपना ई आप अपने आप लिख लेना। ई में जो आउटकम आ रहा है वो मैं लिख रही हूँ। 5 के साथ क्या है कि सम 10 या 10 से ज़्यादा है, तो 5 5 और भाई 5 6। ध्यान से देखना कि पहली डाई पे तो 5 ही आना चाहिए, दूसरी पे क्या है कि हमारा जोड़ 10 या 10 से बड़ा आ जाए, तो या तो 5 आए या 6 आए। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36 1/18। डिटेल इसकी मैंने छोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बाय मिस्टेक डल गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। चेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज और नहीं डले इसमें। आर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट टाइप? पी स्टेटमेंट दे दी द अर्थ इज ए स्टार। आपको बताना ये एक्सक्लामेटरी, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या डिक्लेरेशन है। एक्सक्लामेटरी तो होता है जिसमें कुछ आपको भाई कुछ आश्चर्यचकित करने वाला या कुछ इस तरह का एक्सक्लामेशन का साइन हो, तो वो सेंटेंस तो ये है नहीं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डिक्लेरेशन की बजाय भी यहाँ डिक्लेरेटिव आना था, कि वो सेंटेंस होते हैं जो कोई किसी फैक्ट को स्टेट करते हैं, किसी सच्चाई के बारे में बताते हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम लिख देंगे कि इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट गिव्स द फैक्ट दैट, इट गिव्स द फैक्ट, फैक्ट ही तो है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है ना भाई, चाहे सही है चाहे गलत है, अर्थ स्टार तो नहीं है हमारा। इट गिव्स द फैक्ट दैट, इट गिव्स द रॉन्ग फैक्ट दैट अर्थ इज स्टार, दैट अर्थ इज अ स्टार। सेंटेंस स्टेटमेंट आपको पता ही है मैथमेटिकली क्या कहा जाता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो टोटली ट्रू हो या टोटली फॉल्स हो वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ गया था। तो ये आपका सेक्शन ए और बी कंप्लीट है। सेक्शन नंबर सी और डी मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगी, तब तक आप इनका रिवीजन करें। लेक्चर अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।